सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सांप्रदायिक निर्णय एक ऐसा ब्रिटिश सरकार की पूरी चाल थी कि अभी तो उन्होंने सिर्फ जो अलग किया था, जो मुस्लिम लीग एक इसी का परिणाम थी एक तरीके से कहा जाए कि मुस्लिम लीग को तो अल्पसंख्यकों का दर्जा पहले ही दिया जा चुका था, मुस्लिमों को स्पेशली। उसके बाद जो अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति थी उसको और ज़्यादा विस्तृत किया जा रहा था इस निर्णय के द्वारा। सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, इसमें सांप्रदायिक निर्णय मतलब ब्रिटिश सरकार ऐसा निर्णय देती है एक कि जो दलित वर्ग है, जो निचला वर्ग है, उसको ही हम अल्पसंख्यक का दर्जा दे देंगे और उसके लिए भी हम अलग से सीटें आरक्षित करेंगे, जैसे कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो 1909 के अधिनियम में की गई थी मुस्लिमों के लिए, वही सेम हम दलितों के लिए करेंगे। तो ये तो हो गया आपका सांप्रदायिक निर्णय। अब बात आती है पूना समझौता। जब इस निर्णय को गांधी जी उस समय जेल में होते हैं और उन तक ये बात पहुंचती है कि भाई सांप्रदायिक निर्णय ऐसा किया गया है और इसी के लिए मदन मोहन मालवीय जी मध्यस्थता कराते हैं गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, उसी को हम जानते हैं पूना समझौता के नाम से। तो ये है टॉपिक जो आज हम पूरा विस्तार में डिस्कस करेंगे आपके सामने। अगर आपको वीडियो अगर आप देखें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। और जितने भी मैं पीडीएफ ये करा रही हूँ इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी हम शुरू करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक शब्द का आपको मतलब पता ही है, पिछले भी मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियोज में मैंने बताया है कि सांप्रदायिक का सीधा सा मतलब होता है कि दो अलग अलग समुदाय जिनके हित समान ना हो। बस आप अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, बाद में मैं सारे जो वर्ड्स हैं इन सब जितने भी शब्द हैं इनको हम अलग से पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी। ये पूरा टॉपिक जितना हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वीडियोज नहीं देखे हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा सकता है, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। इस निर्णय का उपनिवेशवादी शासन का सीधा अर्थ था फूट डालो और राज करो की नीति को और बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, जितने टुकड़े होंगे उतना उनको शासन को मजबूत बनाने में या पकड़ बनाने में आसानी होगी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। जितनी एकता होगी उतना उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो उन्होंने इसका सीधा सा बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग को हम अलग कर चुके हैं, बाकी पार्टियां रजवाड़े पहले से ही अलग थे कुछ और अब हम एक काम और कर दें कि सवर्णों को, जो निचली जाति के लोग हैं, इनसे भी हम इनको अलग कर दें और एक हम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की तरीके से इनको भी हम आगे बढ़ा दें। अब हुआ क्या था, क्योंकि भीमराव अंबेडकर अपने जो निर्णय दे चुके थे दोनों गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो कांग्रेस है वो निचली जातियों का समर्थन नहीं करती है, इस तरीके की उन्होंने बातें कही थी। तो सांप्रदायिक निर्णय में कुछ प्रावधान थे, अब उन प्रावधानों को हम जान लेते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें क्या था? मुसलमानों, सिखों और यूरोपियों को पृथक कर सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया था। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया गया था, ठीक है। साथ ही सभी प्रांतों को विभिन्न संप्रदायों के निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था, मतलब सभी को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र इनके बटे हुए थे। आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों तथा स्त्रियों सभी को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान था। ये सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। एक बार वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। मेरे पढ़ाने के बाद ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप बुक उठाएं और इसको पूरा अच्छे तरीके से समझें। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा ये था कि अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। अगला है, विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई थी। इस सांप्रदायिक
जो कम्युनल अवार्ड था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि दलित जातियों के लिए जो मतदाता थे उनके लिए दोहरी व्यवस्था की गई थी। कैसे कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में तो उन्हें विशेष अधिकार मतलब अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में भी उन्हें अधिकार मिलेगा, मतलब उन्हें दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया था। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा इसका यही था कि दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में देखना। इस पर गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्हें जब पता चला तो इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों के विचार विमर्श किए बिना वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। गांधी जी तो समझ चुके थे भीमराव अंबेडकर से मिलने से पहले भी, और जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की स्थिति देखी थी कि किसी भी तरीके से इस जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो निचला वर्ग है इसको हम बिना अनदेखी नहीं कर सकते, मतलब कुल मिला के ये है। तो इन्होंने कहा किसी भी परिवर्तन के पक्ष में नहीं थी। इस प्रकार सांप्रदायिक निर्णय से गहरी असहमति व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने निर्णय दिया कि वह ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी ना ही इसे अस्वीकार करेगी। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दलितों को सामान्य हिंदुओं से अलग कर एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता देने का तथा पृथक निर्वाचन मंडल का सभी राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। सभी ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप हिंदुओं को भी अब अलग कर देंगे। पहले से मुस्लिमों के हित अलग थे, चलो मान लिया, सिखों के हित अलग थे वो भी मान लिया, अब आप इनको भी मतलब हिंदुओं से भी अब दलितों को अलग कर दे, इसका सभी ने बहुत ज्यादा विरोध किया। और इस निर्णय को गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में माना। बिल्कुल सही बात है कि अगर इसके टुकड़े होते जाएंगे तो फिर जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रीयता का वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रीय एकता का, वो सब बेकार हो जाएगा। उनका मानना था कि यह हिंदुओं एवं दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सही था उन समय पर उनका मानना। उनका कहना था कि दलित वर्ग को सामाजिक उत्थान के लिए हमें इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये बात तो उन्हें समझ में आ रही थी कि दलितों का जो सामाजिक उत्थान है उसकी तो कोई व्यवस्था की नहीं गई है। उनको अल्पसंख्यक दर्ज मतलब बना के उनको पृथक निर्वाचन मंडल के हिसाब से फिर से कर दिया जाए तो ये हिंदुओं के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। यदि एक बार पिछड़े एवं दलित वर्ग को पृथक समुदाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो अस्पृश्यता को दूर करना जो मुद्दा है वो बहुत पीछे रह जाएगा और हिंदू समाज में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। गांधी जी की सोच बहुत दूर की थी और वो बहुत चीज़ों को सोचकर चलते थे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अछूतों के सदैव अछूत बने रहने को सुनिश्चित करता है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप उन्हें हिंदुओं से अलग कर देंगे तो वो जो आज उनके साथ सिचुएशन है अछूतों की वो हमेशा वैसी की वैसी ही रह जाएगी और उनका कोई विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इन सारी चीजों के लिए दलितों के हितों की सुरक्षा के नाम पर ना ही विधानमंडल या सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें पृथक समुदाय बनाने की आवश्यकता है। गांधी जी का एक मेन फोकस यही था कि इसको पृथक समुदाय मत बनाइए, यह एक हिंदुओं के अंदर ही एक समुदाय है, इनके लिए सीटें जरूर कुछ बढ़ा सकते हैं लेकिन इन्हें हम पृथक नहीं कर सकते हिंदुओं से। अपितु सबसे मुख्य जरूरत समाज से अस्पृश्यता की कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। ये गांधी जी का तथ्य था। गांधी जी ने मांग करी कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्मनिर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है सीटें तो फिर भी ठीक है लेकिन हम पृथक इसको अलग से एक समुदाय बनाने के उसमें फेवर में नहीं है। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। जब गांधी जी को ये सारी चीजें पता चली कि कम्युनल अवार्ड आ गया है और इस तरीके से इसमें मांगे हैं तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि इन मांगों को वापस लेना पड़ेगा, ये मांगे ठीक नहीं है। फिर इसके बाद काफी प्रयास किया गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इन्होंने गांधी जी तथा B.R. अम्बेडकर, इसी को कहते हैं ये दो लोगों की मीटिंग थी, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर की मीटिंग, और इसकी मध्यस्थता किसने कराई थी? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए ये समझौता हुआ, इसे ही हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 20 सितंबर 1932। ये आपको डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है। पूना समझौता के नाम से तो जगह याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। मध्यस्थता किसने कराई थी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे जो कम्युनल अवार्ड आया था इस पर गांधी जी ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी। सितंबर 1932 में गांधी जी तथा B.R. अम्बेडकर और दलितों के मध्य एक समझौता हुआ।
समझौता क्या हुआ? इस समझौते में कहा गया दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि भाई पृथक निर्वाचन मंडल इनको नहीं मिलेगा। और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए, मतलब हिंदुओं के अंतर्गत ही इनके स्थान सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 47 से बढ़ाकर कर दी गई 147। ये याद रखना बहुत आसान है, आप आगे 1 लगा लीजिए, आपको याद रहेगा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, कई बार मतलब नंबर्स भी पूछ लेता है यूपी। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। बाद में इसे सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया गया था। ये क्या हुआ था? ये स्वीकार कर लिया गया था, ये सरकार के द्वारा इस पे मोहर लगा दी गई थी। इसके बाद गांधी जी ये सारी चीज़ों को समझ रहे थे, उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से अछूतों के नाम पर हम बांटे जा रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए गांधी जी ने एक अपना हरिजन आंदोलन चलाया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरिजन नाम शब्द किसने दिया, हरिजन आंदोलन किसने चलाया, कौन कौन सी उस समय पर इन्होंने अपनी बुक्स निकाली, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक से भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं गांधी जी का हरिजन आंदोलन। गांधी जी समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुरीतियों की बहुत निंदा करते थे। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि गांधी जी उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थे। और सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को बुरी तरह से आहत कर दिया था। इनको लगा कि जो सांप्रदायिक निर्णय दिया गया था वो किस तरीके से तोड़ने के लिए दिया गया था, हिंदुओं को ही, हिंदुओं को क्या पूरे भारतीयों को ही तोड़ा जा रहा था उस समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इन्होंने एक और चीज़ सोची कि ये भी एक मौका मिल गया सरकार को तोड़ने का कि अब हिंदुओं को भी तोड़ेगी। इसके बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान को यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था और अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने आंदोलन में और तेजी लाई। उनका आंदोलन और तेज हो गया इस चीज को लेके। वो चाहते थे कि छुआछूत बिल्कुल जड़ से समाप्त की जा सके। अपनी कारावास की अवधि में जब वो वहां पर जेल में थे उसी समय पर उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र, ये भी पूछ लिया जाता है कि हरिजन नामक जो पत्र है वो कैसा है, साप्ताहिक या डेली बेसिस पे था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हरिजन नामक पत्र जो था वो साप्ताहिक था। 7 नवंबर 1933 को वर्धा में गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। ये भी पूछा जाता है। लगभग 1 साल पूरे देश का भ्रमण किया गांधी जी ने और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना था। उनका उद्देश्य यही था। ये उनका कहना था कि ये जो मुद्दा है हमारा वो राजनीति से हटके है और इसी के लिए उन्होंने पूरा 1 वर्ष तक लगातार काम किया। काम तो उन्होंने आगे भी किया लेकिन इस वर्ष के लिए जो उन्होंने मुख्य मुद्दा अपना लिया था वो छुआछूत और हरिजन समाज के लिए ही लिया था। सबसे पहले दलितों को हरिजन का नाम गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके लिए गांधी जी ने कई बार अनशन भी किया लेकिन कई लोगों ने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया। उनके पक्ष में ब्रिटिश सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी लोगों का भरपूर समर्थन किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो रजवाड़े थे या जो बड़े सवर्ण लोग थे, राजा थे उस टाइम के लोग, तो वो जमींदार थे, वो इनका जाहिर सी बात है समर्थन नहीं करेंगे। एक चीज़ आप मान लीजिए, कभी भी कोई भी समाज रहा हो हमेशा ना ग्रुपों में बटा होता है, बहुत सारे ग्रुप्स में बटा होता है। तो उस समय की सिचुएशन भी यही थी और जो गांधी जी अगर इसका फेवर कर रहे थे तो जाहिर सी बात है जो लोग इनका फेवर नहीं कर रहे थे उनका फेवर कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार। तो वो प्रतिक्रियावादी जो थे उन लोगों के प्रति तो और ज़्यादा ब्रिटिश सरकार थी उनका समर्थन कर रही थी कि भाई ठीक है तुम गांधी जी के आंदोलन का विरोध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके की पूरी उस समय पर एक चीजें चल रही थी। इस पूरे आंदोलन में हिंदू समाज में हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव की उन्होंने तीव्र आलोचना की तथा शुरुआत में
उन्होंने जो सोचा था कि हम छुआछूत को किस तरीके से समाप्त करेंगे, उसके लिए वो पूरे टाइम कार्यरत रहे। उन्होंने छुआछूत को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने अस्पृश्यता की कुरीति को नष्ट करने तथा हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। उस समय पर इतनी कुरीतियां व्याप्त थी कि हर जगह जो दलित वर्ग था उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। अगर वो कहीं पर कुएं से, एक सार्वजनिक प्लेस से अगर पानी लेने जाते थे ना, तो उनके कुएं भी अलग होते थे। वो उस कुएं से पानी नहीं ले सकते थे जहां पर सवर्ण होते थे। कई बार क्या होता था, जैसे घर में भी कोई अगर आता था, अगर कोई दलित वर्ग का बंदा है तो वो नीचे बैठता था, और जो सवर्ण होते थे या जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो अपने स्थान को हमेशा उनसे ऊपर ही रखते थे। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी उस टाइम पर। जब देश आज़ाद होना था उस समय पर एक समस्या नहीं थी कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार समस्या थी। भारत के अंदर भी इतनी चीज़ों में बटा हुआ था पूरा देश, उनसे भी बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा था, तब जाके कहीं ये हमें आज़ादी मिल पाई थी। तो ये बहुत सारी ये आज भी व्याप्त है। आज भी आप गाँव की तरफ अगर रुख करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, इतने कानून बनने के बावजूद भी आज भी लोगों के दिलों से वो चीज़ें हट नहीं पाई है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर एक समाज और एक पीढ़ी किसी बदलाव को देखना चाहती है तो वो बदलाव सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, जैसा कि मुझे लगता है। हो सकता है सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बाकी अगर आप किसी इंसान को ये सोच के आप जज करें कि ये निचले वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, वो व्यक्ति कैसा है और वो किस तरीके से काम करता है। बस आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ना कि उसकी जाति धर्म विशेष। लेकिन पूरा इतिहास गवाह है, पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। उसके बारे में मैं खैर डिस्कस नहीं करूँगी। जो मेरा टॉपिक था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। और इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।